दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप पापा जी का मुंह क्यों नहीं देखना चाहती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हद होती है नफरत की, जिसके नाम का मांग में सिंदूर डाल रखा है उसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। तेरी सास बहुत ही अकड़ वाली है, उससे बच कर रहना। पूरे घर को अपने कब्जे में कर रखा है। पता नहीं बहू तुम्हारा इस घर में कैसे गुजारा होगा। रज्जू बुआ नई नवेली बहू शिल्पा को कमरे में अकेला पाकर अभी आगे और सही जहर उगलती लेगी सामने कामिनी भाभी को देख उनकी बोलती बंद हो गई। रज्जू दीदी, आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो, यूं अकेले में बहू को क्या कहानी सुना रही है। कामिनी की बात सुन रज्जू बुआ खिसियाते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, नई बहू को घर के नियम बता रही थी। दीदी, घर मेरा बहू मेरी तो नियम में समझा दूंगी। आप जाकर अपने भाई को खाना खिला दीजिए, तब तक मैं बहू और दक्ष बेटा को खाना खिला देती। कामिनी की बात पर रज्जू इशारा करके बहू से बोली, देखा खुद नहीं जा रही, मुझे भेज रही। वहाँ से चली गई। कामिनी ने दक्ष को कमरे में बुलाया और दोनों को एक साथ खाना खाने को बुलाकर वहाँ से चली गई। शादी की रस्म रिवाज खत्म होते होते रज्जू बुआ ने शिल्पा के मन में एक जिज्ञासा भर दी कि आखिर क्यों मम्मी जी मांग में सिंदूर लगाती हैं लेकिन पापा जी से बात नहीं करती और उनके सामने भी नहीं जाती। सास के रूप में शिल्पा को कामिनी में माँ ही नजर आई। कभी भी उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई। उससे हमेशा यही कहा कि ये तुम्हारा घर है और अपने घर में तुम अपने सलीके से रह सकती हो। खाने पीने, घूमने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने की भी आजादी थी। बस एक ही बात कही कि तुम्हें कुछ भी संशय हो तो मुझसे निसंकोच पूछ लेना। एक दिन घर में अफरा तफरी मच गई। मनोज जी की तबीयत खराब हो गई। दक्षन ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। रात भर वही रहा। दिन में रज्जू दीदी चली जाती थी लेकिन कामिनी मनोज जी को देखने एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई। शिल्पा जब दक्ष के साथ गई तो रज्जू बुआ को फिर मौका मिल गया कामिनी के खिलाफ भड़काने का। देखा बहू, अब तो सच्चाई तुम्हारे सामने है। मेरा भाई मरते मरते बसा लेकिन वो औरत एक बार भी देखने नहीं आई। शिल्पा ने दक्ष तरफ देखा तो उसने सिर नीचे कर लिया। घर लौटते समय शिल्पा ने दक्ष से पूछा तो उसने कहा कि बुआ की बात पर मत ध्यान दो, लेकिन बार बार अपनी आंखों से सब कुछ देखकर वह कैसे ध्यान न दे। उसने फैसला कर लिया कि वह मम्मी जी से सच जान कर रहेगी। रात को शिल्पा कामिनी जी के कमरे में पानी का जग लेकर गई लेकिन कुछ न बोलकर वापस जाने लगी तो कामिनी जी ने उसे आवाज दिया, शिल्पा बहू, मन में कुछ भी उथल पुथल मचा है तो पूछकर उसे शांत कर सकती हो। दक्ष ने बताया, मुझे जो रज्जू दीदी ने तुमसे कहा, मम्मी जी आखिर क्यों आप पापा जी से बात नहीं करती, क्यों उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, फिर आप उनके साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह रही हैं। शिल्पा कामिनी जी के पास बैठ गई। थोड़ी देर कमरे की छत को देखने के बाद कामिनी जी बोलने लगी, हम औरतें भी कितनी अजीब होती हैं। समाज में घर परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए उन रिश्तों को भी ढोते हैं जो कोड की तरह आपके शरीर को ही नहीं आत्मा तक को सड़ा सूखा होता है। मेरी जिंदगी का वह कोड मनोज नाम का है जिसे मैं सिर्फ अपनी सास की आखिरी हिस्सा समझकर ढो रही हूँ।
हर लड़की की तरह मैं भी सदरंगी सपने लेकर ससुराल की दहलीज पर आई। घर परिवार में पति पत्नी बहू सभी रिश्तों का सम्मान किया। सब कुछ अच्छा सा रहा था। दक्ष भी 1 साल का हो चुका था। न जाने कैसे मनोज को जुए और शराब की लत लग गई। बहुत समझाती कि इससे घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते। शुरू में वो रोज जीतते, फिर दोस्त शराब की हालत में घर छोड़कर जाते। जब नशा उतरता तो दक्ष की कसम खाते कि आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन शाम होते होते कसम शराब के साथ पी जाते। जीत का सिलसिला कम होने लगा और हारने का बहुत ज्यादा। और इसी हार जीत में एक दिन शराब के नशे में मनोज ने न सिर्फ घर प्रॉपर्टी बल्कि दक्ष और मुझे भी दांव पर लगाकर हार बैठे। शराब के नशे में दूध मनोज को इनके वही दूरस्थ दोस्त ने छोड़ने आए और सब हारी हुई चीज पर अपना हक दिखाने लगे। उस दिन मेरा हर रिश्ता उनसे खत्म हो गया। जिसके घर की इज्जत थी मैं, उसी ने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। किसी तरह मेरे मायके वालों ने आकर मेरा घर और इज्जत बचाई। जब नशा उतरा तो मनोज को अपनी काली करतूत पर कोई अफसोस या गलानी नहीं था। मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया, लेकिन दक्ष की दादी ये सदमा न सह पाई और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। बेटे का मुंह हर रिश्ते पर भारी पड़ जाता है। वह ठीक से बोल नहीं पाती थी, लेकिन लड़खड़ाती आवाज में मुझसे माफी मांगती और बेटे को भी माफ करने के लिए हाथ जोड़ देती। बहुत हालत खराब थी, लेकिन अपने देह को नहीं छोड़ पा रही थी। उनके अविरल बहते आंसू और ममता की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मनोज को घर ले आई। अपने बेटे को घर आया देख उनकी आत्मा को सुकून मिल गया और उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। हालांकि मनोज को अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी के साथ अपराध बोध भी थी। वो सबके सामने मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन अब नहीं। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया एक सास की आत्मा को शांति मिल जाए, इसीलिए उनकी बहू ने माफ किया। लेकिन तुम्हारी पत्नी बनकर मेरी आत्मा ने जो जिल्लत सही है उसे नहीं भूल सकती। आज मैं आपके हमारे बीच बस यही एक सिंदूर का रिश्ता बसा है, जिसे माँ की आत्मा की शांति के लिए लगा रही हूँ, लेकिन मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगी और न ही मेरे मरने के बाद आप मेरे शरीर को अग्नि देंगे। पति होने के सभी अधिकार माँ की सीता के साथ ही भस्म करती हूँ। कामिनी जी की जिंदगी का सच जानकर शिल्पा की आंखें भी नम हो गई। उसने कामिनी जी का हाथ अपने हाथ में लिया। माँ, आपने बहुत दर्द सहा और आपका फैसला सही है। शायद पापा जी के पापों की यही सजा। शिल्पा के दिल में कामिनी जी के लिए सिर्फ इज्जत ही नहीं बढ़ी, उसे फक्र हो रहा था कि वह उनकी बहू है और अब उनका मान किसी को भी कम नहीं करने देगी। इस बार जब रजो ने शिल्पा के सामने कामिनी के खिलाफ कुछ कहना चाहा तो उसने टोक दिया, बुआ जी आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। मैं मम्मी जी और दक्ष को भी बुला लेती हूँ। वैसे बुआ जी सच्चाई मुझे पता चल गई है। शुक्र मनाइए कि आपकी हरकतें देखने के बाद भी मम्मी जी ने आपको अपने घर में पनाह दी है। अगर पापा जी की तरफ आगे शिल्पा ने बात अधूरी छोड़ दी। बुआ जी शिल्पा की बात का मतलब समझ शुभ हो गई, क्योंकि जानती थी कि बउआ ने उन्हें उनकी इसे आग लगाने की हरकतों से नाता तोड़ दिया। अगर कामिनी भाभी ने भी निकाल दिया तो किसके दर